क्लास? यस, कल हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी, यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था, फूड के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के फूड होते हैं। उसके अलावा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। वो सारी चीजें, वो सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यही टॉपिक है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको कल लिखवा दिए थे, है ना, कल वाली क्लास में लिखवा दिए थे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है आज का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों। मैं कल बताया था कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में अपनी डाइट में आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है लार्ज अमाउंट में, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और वाटर। ठीक है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट से। एक बार इसके टाइम में लिख देता हूँ 4। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। ये चीज मैंने आपको बताई थी कल भी। ये फ्लो चार्ट से थ्रू समझ सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर आता है। तो सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट्स आता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस किस एटम से मिलकर के बना है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन एटम से मिलकर के बना होता है। इन सब से मिलकर के बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना होता है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले कार्ब्स रहता है, जो कार्ब्स, उससे तो कार्बन बनता है। फिर उसके बाद हाइड आता है, हाइड से हाइड्रोजन बनता है। वो जो लास्ट में एड्स आता है, इससे ऑक्सीजन बनता है। इतनी बात समझ आई? मतलब स्टार्टिंग का कार्बन किससे बनता है? कार्ब से। और हाइड्रोजन किससे बनता है? हाइड से। और एड्स से क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो ये तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। इतना क्लियर है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है? जो जिसमें सिंगल चेन होती है, सिंपल होता है बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1, एक से ज्यादा एटम से मिलकर के जब बनता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना आप लोग, जब 10th में आपने साइंस पढ़ा होगा, अभी तो आप ह्यूमैनिटीज में हैं तो साइंस आपने 10th तक पढ़ा होगा। एक आता है सिंगल एटम से बनता है, और होता है जो मोर देन 1 एटम से मिलकर के बनता हो, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिंगल वाले को सिंपल में कंसीडर किया जाता है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सिंपल में जो आते हैं आपके, हम अभी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इसमें सिंपल में क्या क्या आता है? सिंपल में अगर बात करोगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज आता है, ठीक है जी, फ्रक्टोज आता है, फ्रक्टोज, आगे आप लिख सकते हैं ETC। ये तो हो गया सिंपल यानी कि टाइप 1। और टाइप 2 में क्या है? स्टार्च हो गया आपका, सेलुलोज हो गया, ये किसमें आते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपल में जब ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, ये सारी चीजें, ग्लाइकोज आता है, माल्टोज आता है, वो सारे आपके सिंपल में आते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसमें स्टार्च है, सेलुलोज है, उस टाइप के जितने भी होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ आ रहा है? इतना क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको और भी जानने की जरूरत है थोड़ी सी। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, शरीर को एनर्जी मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, किसी भी इवेंट से पहले, किसी भी एक्टिविटी से पहले एथलीट जो लेता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेता है, या दौरान, प्रतियोगिता के दौरान, खेल के दौरान भी वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेता है। सिंपल कैसा होता है? जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में पानी में मिलाकर और पीता रहता है, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए। समझ रहे हैं? इसीलिए हम खेल के दौरान चावल नहीं खाते, रोटियां नहीं खाते, ठीक है। लेकिन हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में, एनर्जी ड्रिंक्स के फॉर्म में हम लोग लेते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी आप लोगों को देता है, इंस्टेंट एनर्जी आप लोगों को देता है। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये एनर्जी आपको देने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट देता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इतना क्लियर है? अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। आपने एक गाड़ी का नाम सुना है? एल्टो। यस, एल्टो। तो एल्टो से बना है आल्ट। जी, एक्चुअल में एल्टो में ओ साइलेंट है, ALT, ये एक निमोनिक है, याद करने का। एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ये एमाइलेज कौन है? ये एमाइलेज वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर अलग-अलग एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं अलग-अलग चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। सपोज करो आपने चावल खाया, उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? एमाइलेज। कौन डाइजेस्ट करेगा? एमाइलेज। रोटी खाई, उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? एमाइलेज। फ्रूट्स में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कौन डाइजेस्ट करेगा? एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन आगे तक आएंगे बेटा, पहले बता रहा हूँ, कंपटीशन में आएंगे ये क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आते हैं, यहाँ तो आएंगे ही आएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम किसका है? एमाइलेज। क्लियर है? एमाइलेज का। यही पढ़ा देता हूँ तीनों चीजें। और ये जो लाइपेज है, लाइपेज, एल से लाइपेज और एल से लिपिड, ये जो आपका फैट है ना, फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं, फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं। तो फैट को डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ट्रिप्सिन, फैट्स को हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स भी बोलते हैं। एल से लिपिड्स और एल से लाइपेज। तो फैट को डाइजेस्ट कौन करता है? लाइपेज। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये अल्टो वाला निमोनिक याद रहेगा? अल्टो, अल्टो, ALTO, अल्टो गाड़ी, तो ALT, ठीक है? याद करने के इसको हो जाएगा ना? अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे आते हैं।
सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सोर्सेज में भाई चावल हो गया यानी कि राइस, गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए। ये सब क्या है इसके, क्या है इसके सोर्सेज। मतलब जिन चीजों से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, जिन चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्लियर है? हो जाएगा? कर लेंगे? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करोगे? प्रोटीन की। और एक बात और है इंपॉर्टेंट, प्रोटीन शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे आप खाना शुरू करते हो मुंह में, और तभी से सलाइवा उसके अंदर मिलती है, और मिलते ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है मुंह से ही। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन शुरू होता है कहां से होता है? मुंह से, यानी कि माउथ से। कहां से होता है? माउथ। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद आइए प्रोटीन पे। प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड के रूप में स्टोर रहते हैं। किसके रूप में? अमीनो एसिड्स के रूप में। अमीनो एसिड्स के रूप में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। और प्रोटीन जो बना होता है, प्रोटीन मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है। लेकिन कभी कभी आपको इसके अंदर सल्फर भी दिखेगा। कभी कभी, रेयर में कभी कभी आपको सल्फर भी दिखेगा। ठीक है? कभी कभी सल्फर दिखेगा। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम से मिलकर के बना होता है। लेकिन कभी कभी आपको इसमें सल्फर भी देखने को मिलेगा। इन सब से मिलकर के आपका प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स के रूप में स्टोर रहते हैं। किसके रूप में? अमीनो एसिड्स। और प्रोटीन जो है बेटा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि बड़े अणु होते हैं, बड़े। ठीक है? इनको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। इनको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। पहले इनको तोड़ा जाता है। किसमें? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, छोटे छोटे एटम बनते हैं, उसके बाद ये डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं। और ये मुंह से डाइजेस्ट नहीं होते, माउथ से डाइजेस्ट नहीं होते, ये अंदर पेट में जाते हैं, स्टोमक में जाते हैं, तो वहां से ये डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं। इनका डाइजेशन कहां से शुरू होता है? पेट से। इतनी क्लियर है? तो जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स क्या काम करते हैं और पचाता कौन है इनको? अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? ट्रिप्सिन। मैं पहले भी बताया था आपको, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ओके? यस सर। ट्रिप्सिन इनको डाइजेस्ट करता है। अच्छा, जो प्रोटीन होते हैं वो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू आपके वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई किए जाते हैं। टोटल 23 अमीनो एसिड्स होते हैं। टोटल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं 23। लेकिन कम से कम हमें 9 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है अपने खाने में। 9 अमीनो एसिड्स हमारे खाने में होने ही चाहिए। कुछ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन 9 हमें अपने खाने में चाहिए होते हैं। उतना तो जरूरी है। अच्छा, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन? भाई हेयर्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, नेल्स की ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, इन सब फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ब्लड फॉर्मेशन के लिए, जो ब्लड बनता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सारे फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन को कितने हिस्सों में आप बांट सकते हैं? 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो होता है बेटा आपका एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन, ठीक है?
और दूसरा होता है आपका वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन, तो जो एनिमल प्रोटीन होता है वो आपको जानवरों से मिलता है। जानवर जैसे अंडा आप खाते हैं, दूध आप पीते हैं, मांस आप खाते हैं, मीट आप खाते हैं, उन सारी चीजों से मिलने वाले प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन कहा गया है। एनिमल से किसी सोर्स से मिल रहा है। दूध या दूध से बने प्रोटीन कहां से मिल रहे हैं? एनिमल से मिल रहे हैं ना। अंडा कहां से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है ना। मीट कहां से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है ना। तो उस प्रोटीन को हम एनिमल प्रोटीन कहते हैं और इसी को अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। ठीक है। अब वेजिटेबल प्रोटीन, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो वेजिटेबल प्रोटीन के ऊपर रिलाई करते हैं और सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है सोयाबीन को। सोयाबीन को, मूंगफली को, ग्राउंडनट्स जिन्हें आप लोग कहते हैं, उनको अच्छे सोर्सेज माना जाता है। ठीक है। अब एनिमल प्रोटीन में आपका मैंने बताया जैसे एग हो गया है जी, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ETC। और वेजिटेबल प्रोटीन में आपका सोयाबीन हो गया है, ग्राउंडनट्स हो गए, ये सारी चीजें क्या वेजिटेबल प्रोटीन का एग्जांपल है। ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन इसको डाइजेस्ट कौन करता है? ट्रिप्सिन। और हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में? ट्रिप्सिन। अच्छा, हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए डेली? अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी बॉडी का वजन मैं बता रहा हूं 0.36 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। ठीक है। मतलब अगर आपकी बॉडी का वजन 40 पाउंड है तो 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.36 में, 0.36 में, तो उतना प्रोटीन आपके लिए डेली जरूरी है। ठीक है। इसको कैलकुलेट करके केजी में बदल देंगे, केजी में बदल कर अपना वजन से और इसको गुना करके मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं स्पोर्ट्स में अगर बात करें, वेट लिफ्टर्स होते हैं या तो फिर बॉक्सर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, जो जिन्हें एक्सप्लोसिव पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, उनको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है बॉडी में। बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए उनको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। वो इससे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, इससे क्वांटिटी उनकी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? प्रोटीन क्लियर हो गया आपका। अब इसके आगे बढ़ते हैं। फैट्स या लिपिड्स। जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स के रूप में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर आपको मिलेंगे। इसके रूप में फैटी एसिड्स के रूप में, और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं फैट्स, जिसको आप वसा भी बोलते हो, वसा है ना, वसा बोलते हो, फैट्स बोलते हो, लिपिड्स बोलते हो। और आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स के रूप में जमा होते हैं। ज्यादातर एडिपोज टिश्यू जो आपका होता है वहां पे ज्यादातर फैट आपका जमा होता है एडिपोज टिश्यू में। क्लियर? तो जो फैटी आपके फैट्स हैं, फैट्स 3 टाइप के होते हैं। फैट्स आपके 3 टाइप के होते हैं, और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहला आपका सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, ठीक है जी, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये 3 टाइप का फैट बच्चे आपका होता है।
आपकी बॉडी के अंदर 3 टाइप का फैट पाया जाता है। पहला मैंने आपको बताया सैचुरेटेड फैट, दूसरा मैंने आपको बताया पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और तीसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये जो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ये आपको फास्ट फूड में देखने को मिलेगा। कहाँ? फास्ट फूड या जंक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, वहां आपको देखने को मिलेगा। जो आप बर्गर पिज्जा मोमो खाते हैं ना, उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, और वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट ये बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देते, जबकि सैचुरेटेड फैट बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, और बढ़ाने के बाद आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो भी बच्चा, जो भी आदमी ज्यादा फास्ट फूड जंक फूड खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता, तो उनके साथ ये दिक्कतें कॉमन में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उनका। और ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करते हैं, नीचे करते हैं, यानी कि हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं आने देते, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं आने देते, क्योंकि ये हमारे जॉइंट्स को, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कहीं ना कहीं चिकनाई देने का काम करते हैं। और फैट से हमें चिकनाई के साथ साथ, जॉइंट की मजबूती के साथ साथ फैट्स हमें गर्म भी रखते हैं। फैट कीप्स अस वार्म, यानी कि फैट हमें गर्म रखने का काम भी करते हैं साथ साथ। अब बात करोगे इन दोनों में कौन सा बढ़िया है सर, इन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा माना जाता है? तो इन दोनों में पॉली अनसैचुरेटेड फैट को बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड से अच्छा माना जाता है स्लाइटली। बात होती है ना इनमें अच्छा कौन है। अब आपने दो बता के ये बहुत अच्छे हैं दोनों, इनमें आप इनमें बताइए कौन सा अच्छा है। तो इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट को स्लाइटली अच्छा माना जाता है, किससे? मोनो अनसैचुरेटेड फैट से। क्लियर? क्लियर हो जाएगा। तो फैट के सोर्स अगर बात करोगे, फैट के सोर्स क्या है? फैट के सोर्स भाई आपका मिल्क हो सकता है, ठीक है जी, मीट हो सकता है, रेड मीट, आपका ओलिव ऑयल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं लिखने के लिए, तो मीट हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, ये सारी चीजें आपके, घी हो गया, घी लिख सकते हैं आप, गाय का भैंस का जो घी होता है, दूध से बनता है, वो भी इसका एक सोर्स होता है। क्लियर? फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, कौन हेल्प करता है डाइजेस्ट करवाने में? लाइपेज, लाइपेज एंजाइम, मैंने बताया था आपको पहले, कौन है? लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। जो मैंने आपको एल्टो करके बताए थे ना, वो तीनों एंजाइम हैं, वो तीनों ही एंजाइम हैं, अलग अलग चीजों को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करते हैं। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को कौन करता है? एमाइलेज, एमाइलेज। प्रोटीन को कौन करता है? ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन को कौन करता है? ट्रिप्सिन। और फैट या लिपिड्स को कौन करता है? लाइपेज। क्लियर? क्लियर? इसमें मेरी तरफ से शायद और कुछ, हाँ, ज्यादातर चीजें हो गई हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाता है चौथा। हाँ, इसमें एक चीज और बताने का है, जो आपके बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल आपको यहाँ से मिलता है, इन दोनों चीजों से। बैड कोलेस्ट्रॉल आपको यहाँ से मिलता है। और देखिए, ये समझिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ये तो बैड कोलेस्ट्रॉल है और ये इधर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल में होता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल में ये ब्लड वेसल्स है, समझ लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में ऐसे करके आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल भी जगह नहीं रहती।
ऐसे करके दोनों तरफ से बढ़ता चला जाता है, और एक दिन वो आता है कि ये बिल्कुल बंद हो जाती है, ब्लड आर पार मतलब हार्ट तक ब्लड जाता ही नहीं है, ना हार्ट से ब्लड आता है, तो उसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक होता है कि नहीं होता है। और गुड़ में क्या होता है भाई, गुड़ में एक्चुअल में ये चीज आपकी ऐसे चलती है जिससे ब्लड का आपका सर्कुलेशन बना रहता है, रुकता नहीं है, समझ रहे हैं, क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए आप वोटर पे, चौथा क्या है आपका, वोटर आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बनता है आपका जो ब्लड है, और उसका जो फॉर्मूला है H2O आप लोग लिखते हैं। अच्छा, जो वाटर है हमारे ब्लड के अंदर आपको 90% वाटर आपको देखने को मिलेगा ब्लड में, ठीक है, ब्लड में 90% तक वाटर आपको देखने को मिलेगा, और हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का बॉडी का 70% वाटर, हमारे शरीर का 70% हिस्सा वाटर का है। ओके, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर की फंक्शनिंग क्या क्या है, वाटर करता क्या क्या है, पानी करता क्या है, क्यों पानी पिए, एक्चुअल में सबसे पहले तो हमें हाइड्रेटेड रखने का काम करता है, किस चीज का काम करता है, हाइड्रेशन का काम करेगा, ठीक है जी। ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करेगा, किसको, वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, टॉक्सिक मटेरियल्स स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक है, ये सारे काम कौन करता है, वाटर। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, कैसे करता है टेम्परेचर रेगुलेशन का काम, देखिए आपको गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, जो आपकी बॉडी है वहां से पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के बाद फिर जैसे आपको हल्की सी हवा लगती है तो आपकी बॉडी ठंडी होती चली जाती है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का काम भी करता है कौन, पानी, हाइड्रेटेड रखने का काम करता है आपके शरीर को, आपके शरीर से इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियां बाहर निकालने का काम करता है, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो, चाहे वो स्वेटिंग के थ्रू हो, वो हर तरीके से वो अशुद्धियों को बाहर निकालता है। तो ये किसका काम है, वाटर, किसका काम है, वाटर। चारों चीज क्लियर है, सोर्स क्या है इसका, सोर्सेज की बात करोगे, एक तो खुद पानी है, वाटर, पानी पीने से, इसके अलावा जूस आप लेते हैं, फ्रूट आप खाते हैं, चाय कॉफी आप पीते हैं, उसमें तो पानी से बनती है ना, तो वो सारे सोर्सेज पानी के हैं, वो सारे सोर्सेज आपके पानी के हैं, वाटर के। क्लियर हो जाएगा। आज हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे बस, ठीक है, कल हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। क्लियर है।